व्यक्ति है जिसके घर में पंखा या कूलर या टीवी कुछ भी नहीं है, लेकिन भोजन उसकी मूल आवश्यकता है। अगर गेहूं 50 रुपये किलो हो जाएगा तो सामान्य रूप से आटा 60-70 रुपये किलो हो जाएगा। उस व्यक्ति की दिन भर की दिहाड़ी 100 रुपये है, तो वो भोजन पे 70 रुपये खर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए खाद्य पदार्थों की कीमतों की नियंत्रण के लिए हमारे पास कानून है, बहुत कानून है। इसके अलावा सरकार खाद्य अन्न जो भी होते हैं, गेहूं, बाजरा, चावल, इनका एक बफर स्टॉक रखती है। और ये इतना होता है कि अगर 2 साल तक हमारा जीरो प्रोडक्शन हो, हमारी सारी फसल खत्म हो जाए, तब भी हम लोगों की, हमारी जो भी आबादी है, उसके खाने के लिए उतना अनाज पर्याप्त होता है। यानी हम कम से कम 2 साल का बफर स्टॉक रखते हैं। अब यहाँ आता है कि किसान का जो प्रोडक्ट है, किसान का प्रोडक्ट क्या है? गेहूं, चावल, बाजरा, गन्ना, और बाकी लोगों के प्रोडक्ट हैं जैसे कि पंखा, कूलर, गीजर और चीज़ें, वो बिल्कुल अलग अलग है। सरकार के पास पंखे का कोई बफर स्टॉक नहीं है। अगर पंखे का प्रोडक्शन नहीं होगा तो सरकार के पास नहीं रखा हुआ है, लेकिन गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें सरकार के पास 2 साल तक के लिए रखी हुई हैं। जैसे ही कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं, मान लो गेहूं की कीमत 15 रुपये किलो है, 16 हुई, 17 हुई, यहाँ तक सरकार चुप रहेगी। जैसे ये कीमत 18 या 19 रुपये आएगी, सरकार के पास जो 2 साल के लिए बफर स्टॉक रखा हुआ है, उसमें से वो गेहूं निकाल के मार्केट में डाल देगी और वो बेचेगी 15 या 16 रुपये किलो। तो जो 18 रुपये किलो की प्राइस है, वो घट के 15 या 16 रुपये पर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? किसान अपने उत्पादन का, जो अन्न उत्पादन करता है, उसकी कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। उसकी कीमत सरकार के हिसाब से चलती है। अभी मैं आपको दूसरे पॉइंट पे आता हूं। एक मार्केट होता है एक्सपोर्ट मार्केट, जो इंडिया से बाहर जाता है। सभी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं। मान लो एक कंपनी पंखा बनाती है और वो हिंदुस्तान में 600 रुपये का बिकता है, लेकिन अगर उसको 800 रुपये का भाव मिल रहा है श्रीलंका में, तो वो कंपनी हिंदुस्तान में न बेच के एक्सपोर्ट कर देगी। लेकिन खाद्यान्न के मामले में ऐसा नहीं है। खाद्यान्न के मामले में क्या होता है? एक्सपोर्ट खाद्यान्न भी होता है। अब सरकार अगर देखती है कि गेहूं इंडिया में 15 या 16 रुपये किलो है, मैं गेहूं की बात कर लेता हूँ, और श्रीलंका में 20 रुपये किलो है, किसानों ने या व्यापारियों ने गेहूं को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि 15-16 रुपये की चीज़ इंडिया की बाहर 20 रुपये किलो बिक रही है। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक्सपोर्ट होने लगा और कीमतें बढ़ने लगी यहाँ पे, तो सरकार एक्सपोर्ट को बैन कर देती है। सरकार एक्सपोर्ट को बैन कर देती है। मेरे समझाने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत मैन्युफैक्चरर निर्धारित नहीं करेगा। इसलिए जो कम समझदार, मैं उनको लिए कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, जो लोग इस खेल को नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि किसान क्यों अन्नदाता है, ऐसे तो कल को पंखा दाता हो जाएगा, कल को टीवी दाता हो जाएगा। दोनों में बहुत अंतर है। और जिन परिस्थितियों में किसान खेती करता है, वो परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं। जिन लोगों ने गांव में या जिनके यहाँ खेती होती है, उन्होंने देखा है, ये एक बहुत मेहनत का काम है। बिजली रात को आती है, तो किसान 10 बजे 11 बजे, जब एक आम इंसान ठंड में रजाई में से निकलना पसंद नहीं करता, तब वो अपने खेतों में पानी लगाता है। उसके बाद उसकी फसल उसके घर में आने तक बहुत रिस्क होता है, और जो आमतौर पे इंश्योरेंस से कवर भी नहीं होता है। गाय खा जाए, ओले पड़ जाए, कुछ और हो जाए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार के पास असीमित ताकत होती है, असीमित पैसा होता है। सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है। अभी हम आते हैं उस मुद्दे पर जहां किसान बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। किसानों का यह कहना है एमएसपी हिंदुस्तान में पहले से है, ऐसा नहीं है कि एमएसपी मांग रहे हैं वो, लेकिन वो ये मांग रहे हैं कि सरकार पूरा अनाज नहीं खरीदती। अगर देश में 1000 टन अनाज होता है तो सरकार 400-500 टन खरीदती है।
400-500 टन खुले मार्केट में बिकता है। वो ये कहते हैं जो ओपन मार्केट में या खुले मार्केट में या मंडियों में जो माल बिकता है वो भी एमएसपी से कम नहीं बिकना चाहिए। सरकार इस बात की लिखित गारंटी दे दे। मांग उनकी जायज है। यही मांग 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2011 में माननीय मनमोहन सिंह से ये मांगी थी कि ऐसा होना चाहिए। यहां ये रहा है कि सत्ता में होने पे और सत्ता में बाहर होने पे तब लोगों की सोच बदल जाती है। उस वक्त इसी कांग्रेस ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस बात को नहीं माना था। आज कांग्रेस इस मांग को मांग रही है और इस मांग को पूरा करने की गारंटी दे रही है और बीजेपी नहीं मान रही है। जो सत्ता में होता है वो इस चीज से हट जाता है। विपक्ष किसानों के साथ होता है, सत्ता पूंजीपतियों के साथ होती है। मैं यहां किसी पार्टी के नाम नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो किसान विरोधी होती है, अपने घमंड में होती है और वो बीजेपी की बात नहीं मानती है, नहीं वो एमएसपी में मानती है, नहीं अन्य विषयों पर मानती है। लेकिन वही कांग्रेस विपक्ष में आने पे उनके मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी किसानों की मांग को पूरा करने का वायदा करते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी इसकी मांग कर रही थी, अब बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस में। हमारे कहने का अभी भी फिर मेन मुद्दे पे आते हैं कि किसान को अन्नदाता इसलिए कहा जाता है कि वो जीवन की जो मूल आवश्यकता है, भूख, उस समस्या का हल करता है और जो प्रोडक्ट वो बनाता है उसकी कीमत उसके हाथ में नहीं होती है। डीजल वो महंगा खरीदता है, खाद वो महंगी खरीदता है, पिछले 10-15 सालों में कीमतें बढ़ी है, हर चीज की कीमत बढ़ी है, उस रेशियो में खाद्य पदार्थों की कीमत नहीं बढ़ी है। हल ये है कि एमएसपी का मूल्य बढ़ना चाहिए और एमएसपी होनी चाहिए। सरकार के पास बहुत बजट होता है, लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है, उसमें से अगर वो 1000-2000 करोड़ रुपया किसान को सब्सिडी के तौर पर दे देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश की एक 60-70% आबादी को उससे बहुत राहत आएगी। हमने माना कि सरकार ने एमएसपी पे थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट खरीद लिया तो कोई बात नहीं, वो उसमें 2-3-4 रुपए किलो का घाटा खा के फिर बाजार में दे सकती है, ताकि गरीब तबके को कम कीमत पर अन्न मिलता रहे और किसान को जो मेहनत करता है उसे अपनी मेहनत का मूल्य मिलता है। लेकिन जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है और ये किया जा रहा है, ये सब चीज़ें सरकार की छवि खराब करती हैं। विश्व स्तर पर भी हमारी छवि खराब होती है कि हम अपने देश के नागरिकों के खिलाफ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कहते हैं कि अन्नदाता, आप, मैं एक सामान्य बात कहता हूँ, आप एक किसान के खेत में चले जाओ, उससे कहना भाई 2 गन्ने खाने हैं, वो आपको गन्ना तोड़ के दे देगा, उसके लिए आपसे कीमत भी नहीं लेगा, जबकि उसके एक गन्ने की कीमत 5-6 रुपये होगी, 10-15 रुपये होगी। कभी आप किसी फल वाले से या सब्जी वाले से, ठेली वाले से एक सेब खा सकते हो? किसान का दिल बड़ा है, इस बात को स्वीकार करना होगा। तो जिस चीज की कीमत वो बेचारा खुद निर्धारित नहीं कर सकता, वो चीज उगाता है, उसके लिए मेहनत करता है, तो उसके प्रति सम्मान तो होना चाहिए। और जो लोग उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं या जो उसकी चीज की कद्र नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बहुत आसान तरीके, लोग कहते हैं हम तो पैसा देके गेहूं खरीदते हैं। आपके घर में मान लो पूरे महीने में 30 किलो या 50 किलो गेहूं लगता है, आप 30 किलो 50 किलो गेहूं उगा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कितनी बार जुताई करनी होती है, कितनी बार पाटा लगाना होता है, कितनी बार निराई करनी होती है, कितनी बार सिंचाई करनी होती है, फिर जब पक जाता है तो कैसे काटा जाता है, फिर जब वो कट जाता है तो उससे
गेहूं कैसे निकाला जाता है, ये एक लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया है। आप ये जो 18 रुपये किलो या 20 रुपये किलो खरीद लेते हैं, ये उसके श्रम का मूल्य नहीं है। इसलिए जो लोग किसान की मेहनत का और उसके उत्पादन का या उसकी उन चीज़ों का जिनसे वो सब कर रहा है मजाक बना रहे हैं या जो किसान की हंसी बना रहे हैं, दरअसल ये लोग, क्या शब्द कहूं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं उन लोगों से भी जो आईटी सेल के बहकावे में आके इसको किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी और वगैरह वगैरह कह रहे हैं, वो भी चीज़ों को समझें। जब समझेंगे तो उनको समझ आएगा कि सच में किसान अन्नदाता है और दाता है, अन्नदाता है। जो चीज़ वो बेच रहा है उससे उसकी कहीं भी जो महानता है वो कम नहीं होती है। वो आपको भोजन देता है और आपको भोजन देने के लिए वो कई कई घंटे दिन में, रात में, ठंड में, बरसात में मेहनत करता है, लेकिन उसे उसकी मेहनत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए वो सड़क पे है। हम अपेक्षा करेंगे आप भी उसका साथ दें।